हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति के बारे में। तो पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देश की सुरक्षा में सहायक संगठनों के बारे में लिखिए। तो हमारे प्रश्न एक में पूछा गया है कि हमारे जो देश की सुरक्षा में सहायक संगठन हैं हमें उनके बारे में बताना है। तो हम देखते हैं उत्तर। सेनाओं के 3 अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी 3 जो सेनाएं हैं वो मुख्य संगठन हैं, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से संगठन हैं जो अपना योगदान देश की रक्षा में अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह प्रकार की ज़रूरत पड़ने पर देते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नामक संगठन करता है। BSF जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, यह हमारे देश के जितने भी बॉर्डर्स हैं उन पर अपना कार्य करते हैं और चौकसी करते हैं हमारे बॉर्डर्स की, ताकि कोई आतंकवादी ना घुस जाए या फिर कोई भी अवैध काम ना किया जा सके। समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा में तटरक्षक कोस्ट गार्ड संगठन कार्य करता है। इसके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना तथा खोज बचाव के दलों का गठन करना मुख्य है। कोस्ट गार्ड्स हमारे तटरक्षक होते हैं जो कि समुद्र तट की चौकसी और रक्षा का कार्य करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेवी और कोस्ट गार्ड का एक ही काम है तो इन्हें अलग अलग नाम क्यों, लेकिन इनका एक काम नहीं है। जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं वो थोड़े छोटे लेवल पे होते हैं और उनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि हमारे समुद्र के जो बॉर्डर्स हैं, जो तट हैं, उनकी रक्षा करना और चौकसी करना। लेकिन जो नेवी है, इंडियन नेवी का काम है चौकसी और रक्षा करना, साथ ही साथ आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलकर बड़े से बड़े आए खतरे को दूर करना और युद्ध में अपना योगदान देना। तीसरा महत्वपूर्ण संगठन प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी है। यह नागरिकों का एक संगठन है। इसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी यानी कि TA, तो आपने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा क्योंकि TA में वो लोग जाते हैं, वो लोग इसका हिस्सा बनते हैं जो लोग देश के प्रति अपना योगदान देना चाहते हैं, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो नहीं कर पाते, एज निकल जाती है, एलिजिबिलिटी नहीं होती है, कोई भी और अन्य जो उनकी प्रॉब्लम होती है जिससे वो नहीं जा पाते, तो वो TA में जाकर अपना योगदान देते हैं और हमारी एक इंडियन आर्मी का हिस्सा बनते हैं। तो ये 8 अक्टूबर को बनी थी टेरिटोरियल आर्मी। इसको हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ने जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं देश की रक्षा के लिए और लेकिन वो किसी संगठन में नहीं होते, तो वो TA की ट्रेनिंग लेके ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा कर अपना दायित्व निभाते हैं। चौथा संगठन नेशनल कैडेट कोर्स NCC है। NCC के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि ये स्कूल और कॉलेज के लेवल से स्टार्ट हो जाता है। जो जूनियर डिवीज़न है वो आपके स्कूल में होता है, स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, और जो सीनियर डिवीज़न है वो आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। NCC के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि NCC का मुख्य काम होता है आपको डिसिप्लिन में लाना। आपकी लाइफ एकदम डिसिप्लिन में हो जाती है, मतलब आप हर कार्य अपना नियम टाइम अनुसार, नियम अनुसार ऐसे करते हैं और आपको एक लाइफ जीने को मिलती है जैसे कि आप देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हो। और इससे बहुत सारी फ्यूचर भी है, आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और बाकी जो अन्य संगठन है उसमें भी जाकर आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। इसमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीज़न है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अकाउंट्स एवं गाइड्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एक अर्धसैनिक बल है। CISF, CRPF, RAF, इन तीनों का नाम अक्सर आप सुनते रहते होंगे क्योंकि ये तीनों ही केंद्र के अंडर में काम करते हैं।
केंद्र के अंदर जितने भी खतरे होते हैं, जितने भी दिक्कत परेशानियां होती हैं, उन सब का सामना ये करते हैं। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त देश के आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की भी सुरक्षा करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। जो CRPF है वो केंद्र के अंदर और गृह मंत्रालय के अंदर में काम करता है। CRPF की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। CRPF का काम होता है कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना और आतंकवाद को खत्म करना या उसका सामना करना। नेक्स्ट है रैपिड एक्शन फोर्स RAF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक शाखा है जो दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करती है। RAF रैपिड एक्शन फोर्स का काम होता है केंद्र के अंदर काम करना और जितने भी जो भी दंगे फसाद होते हैं या जो भी कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ आती है और वहाँ किसी भी तरह के विस्फोट का या बड़े पैमाने पे किसी संघ का या किसी लोगों के कम्युनिटी के बीच कोई भी लड़ाई का अगर वहाँ पे कुछ होता है तो वहाँ पे RAF अपना कार्य करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इनका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, बंधकों का बचाव, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आतंकवादी खतरे में सुरक्षित करना है। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इसको ब्लैक कैट कमांडोज भी बोला जाता है। इन्हें तब बुलाया जाता है, इनको इनविटेशन तब दिया जाता है जब हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, जब हम खतरे का सामना नहीं कर पाते हैं, तब NSG को बुलाया जाता है और ये खतरे का खात्मा कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया? उत्तर देखते हैं। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। तो गुटनिरपेक्षता की नीति है क्या? तो अब हम देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसको हम कोल्ड वॉर एरा भी बोल सकते हैं, उस टाइम पे USA यानी कि अमेरिका, USSR यानी कि सोवियत संघ, ये दोनों एक अलग अलग संगठन बन गए थे, अलग अलग गुट बन गए थे और जो बाकी देश उस टाइम पे आज़ाद हुए थे वह इन सब में नहीं पढ़ना चाहते थे और शांतिपूर्ण अपने देश में डेवलपमेंट करना चाहते थे। ठीक है, वो किसी संगठन का साथ नहीं देना चाहते थे, जिसमें इंडिया भी एक था। तो तब गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी देश द्वारा बनाए गए गुट में शामिल ना होकर उनसे दूरी बनाए रखना, साथ ही साथ उन गुटों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा एवं निंदा करना। कि जो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि हम किसी भी देश के किसी भी संगठन के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे और अगर कोई निंदा वाला काम करेगा तो हम उसकी निंदा भी करेंगे, लेकिन हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जो इसके संस्थापक थे, जो फाउंडर्स थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया से, यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रोज टीटो, मिस्री से थे गमल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से थे सुकार्नो और घना से थे अनुक्रमा। और 1 सितंबर 1961 को बेलग्रेड में नाम की यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपका गुटनिरपेक्षता ही है, जो
1 सितंबर 1961 में बेलग्रेड में जिसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और ये जो बना था संगठन, यानी कि जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया, जो गुटनिरपेक्षता की नीति लाई गई, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो इसका मुख्य कार्य था, वो था किसी भी गुट में शामिल ना होकर देश में शांति बनाए रखना, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी करना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचशील क्या है और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसीलिए किसी भी राष्ट्र के अतिरिक्त मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिनके पंचशील के नाम से जाना जाता है। यह हमारी विदेश नीति के आधार है। अब हम देखते हैं कि पंचशील है क्या। तो जो पंचशील है वो पंचशील एक समझौता है, और जो पंचशील शब्द है वह ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से पंचशील के 5 महत्व अभिलेख लिए थे। और ये कब मतलब ये प्रोसेस में आए थे, कब ये शुरू हुए थे, कब ये बने थे। तो 29 अप्रैल 1954 को इंडिया चाइना ने इन पंचशीलों पर सिग्नेचर किया था और इसे फाइनलाइज किया था कि हम इसी को फॉलो करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि ये पंचशील है क्या। पंचशील से तो आप समझ गए, पंच यानी कि 5, पंचशील मतलब कोई 5 वादे आप कह सकते हैं। तो पंचशील में से मुख्य पहला है एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा है सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध को अच्छे से बनाए रखना। और 5वां और आखिरी है शांतिपूर्ण सहम अस्तित्व। तो इंडिया और चाइना ने पंचशील पे साइन करके इसको फाइनल किया था कि हम इन 5 चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे और इनको फॉलो करेंगे। लेकिन यह असफल हुआ, क्योंकि पंचशील बनने के 8 साल बाद ही चाइना ने इंडिया पे हमला कर दिया था। लेकिन नेहरू जी के ये लाने का मतलब क्या था। नेहरू जी ये इसलिए लाए थे ताकि हम दोनों ही देशों के बीच शांति बनी रहे, कोई भी एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करे, किसी भी चीज़ को लेके युद्ध ना हो, शांतिपूर्वक सारे काम हो और एक दूसरे के कार्य को सम्मान दिया जाए। और इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार कर लिया था। जैसे कि आप जानते होंगे, भारत को 1904 की एंग्लो तिब्बत संधि के तहत तिब्बत के संदर्भ में जो अधिकार मिले थे, भारत ने वो सारे अधिकार इस संधि के तहत छोड़ दिए थे। भारत ने कहा था कि अब ये चाइना का ही एक हिस्सा है और जो भी अधिकार थे एंग्लो इंडियन तिब्बत के, वो सब हमने छोड़ दिए थे। तो उम्मीद है आपको पंचशील अच्छे से समझ आएगा और इसके सिद्धांत भी आपको अच्छे से पता चल गए होंगे कि कौन से 5 सिद्धांत थे जो पंचशील में आए थे, इसको क्यों लाया गया था और कौन लेकर आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में जो सही हो उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो फर्स्ट है, भारतीय सेना के 3 अंगों का मुख्यालय दिल्ली है। जी हाँ, भारत सेना के जो 3 मुख्य अंग हैं उनका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट, वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। जी ये बिल्कुल गलत है, वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल नहीं कहते हैं। महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता, ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि महिलाएं भी सेना में जाकर अपना योगदान देती हैं। तो हमारी आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।
उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से आज हमारी विदेश नीतियाँ और देश की सुरक्षा करने वाले संगठनों के बारे में सब अच्छे से समझ आया होगा और उन सब के प्रति सम्मान भी बढ़ा होगा। थैंक यू।